कोई बंदा पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल नहीं जा सकता, और एक कांस्टेंट है जो आज तक किसी मुंतखब हुकूमत ने नहीं फैसला किया। तो ये आज के लौंडे आके बैठ गए हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम निगरान हैं। अरे भाई, तुम सिर्फ इलेक्शन कराओ और जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हारा काम ही इतना है सिर्फ। ये जितना मर्जी ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है जाके इसराइल में जाके वैसे भी थूक चाट रहा है, तो फिर भी हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे। मैं बता दूंगा, जिस तरह उस वक्त मुजीब को बगावत के केस में, अगरतला केस में यहाँ वहां जेल में डाल दिया गया था पाकिस्तान में, बिल्कुल उसी तरह ये जो बंदा है इमरान खान, इसको जेल में डाल दिया गया है। जो कौम की आजादी का पहला साल था, दैट टर्न्ड आउट टू बी कायदे आजम लास्ट लाइफ का जो साल वो बन गया, और वो चले गए। और उसके बाद मुल्क उन्हीं लोगों के हाथों में आ गया जिनसे खौफ था कायदे आजम को। बताता हूं कि मेरे लिए इमरान खान एक सियासतदान नहीं रहा, क्योंकि मैं इस सोच, जो ये सोच की तर्जुमानी करता था, इस सोच का गुज़श्ता 70 साल से मुंतजर था। और मैं कहा करता था, जब मुशर्रफ के दिनों में मैं उसके खिलाफ बातें करता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि शमशाद साहब, वो कौन है जो आके ये सब बातें जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा था कोई पागल आदमी आएगा, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये कौम जो है ये इसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये कौम में वो चीज ही नहीं है जो 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 जिस किस्म की कौम का ये लीडर बन सकता है। 75 साल हो गए हमें, हम अभी भी ना हमें सुकून है, ना कौम को सुकून है। लोग जिस तरीके से अंदर बंद किए जाते हैं, जिस तरह उन पकड़ धकड़ हो रही है। हम आज तक ये सोचा करते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर ने तो क्या पाकिस्तान बनना था, पाकिस्तान कश्मीर बन गया है। अस्सलाम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। साबिक सफीर सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान हमारे साथ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में थे, इसराइल के हवाले से बात हो रही थी। उनकी ये स्टेटमेंट थी कि कायदे आज़म की जो बात हरफ आखिर नहीं है, अगर पाकिस्तान की पार्लियामान या जो इंटेलिजेंसिया है वो सोचती है, तो इस हवाले से राय जो है वो कायदे आज़म की सोच के इसराइल जो है नाजायज़ बच्चा है अमेरिका का, पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा, उससे मुख्तलिफ हो सकती है। देखिए, पहले तो बात यह है कि निगरान वजीर आजम को जरूरत क्या पड़ी है कि जो हमारे सब्सटेंटिव इश्यूज हैं उन पे वो मुंह मारें। उनका कोई हक नहीं बनता, उनका कोई प्रेरोगेटिव नहीं है। वो सिर्फ इलेक्शन के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए वजीर आजम बनाए गए थे। ये कोई उनका हक नहीं बनता कि वो कायदे आजम के बारे में ऐसी बदतमीजी करें। हम्म। सिर्फ इसराइल के हवाले से स्टांस रहा क्या है पाकिस्तान का? कायद का स्टांस यही था कि वो पाकिस्तान कभी भी उसको तस्लीम नहीं करेगा। आप हाँ, अब ये दुरुस्त है कि बात जरूर करें। अब देखें, कायदे आजम ने जो बातें कही हैं ना, उन्होंने, वो हमारी कौम के फाउंडर थे। उन्होंने इस मुल्क को आज़ादी दी थी, इस मुल्क को खुद मुख्तारी दी थी, इसको एक खुददारी दी थी। ये बदकिस्मती ये है कि उनके बाद जितने भी हमारे हुक्मरान आए, उन्होंने कायदे आजम के पाकिस्तान को उस तरीके से नहीं लिया जिस तरीके से लेना चाहिए था। और उसका नतीजा यही है कि 24 साल के अंदर जो असली पाकिस्तान था, असली पाकिस्तान जो मैं कह रहा हूं, वो हमसे अलग हो गया था। और वो इस तरीके से हुआ था कि हमारे एक सियासतदान थे जिनका नाम आप सब जानते हैं, जो अब मरने के बावजूद भी उसको शहीद बना दिया गया है और साथ उनको जिंदा रखा हुआ है। वो एक फौजी हमारे डिक्टेटर थे, जनरल याहिया खान। उनके साथ मिलके उन्होंने मशरकी पाकिस्तान को अलहदा किया। और बाज हकायक तो खैर जानते हैं, हमने उन बातों का कभी जिक्र नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए तो फौज की अहमियत इस मुल्क को आज़ाद रखने के लिए जिम्मेदारी पैदा हुई है। इस मुल्क को जिस किस्म के खतरात थे आज़ादी के वक्त, उनसे बचाने के लिए था। तो पहले तो यह है कि 24 साल में वो मुल्क टूट गया, जो मोजा था कायदे आजम का 20वीं सदी का। और वो मुल्क तोड़ दिया गया, और जो असल पाकिस्तान था वो अलग हो गया। जो बाकी का पाकिस्तान था वो बिल्कुल वो नहीं था जो कि पाकिस्तान वालों का था, होना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो थी वो ढाका में बनी, और फिर वहीं ढाका से ही एक शिमला डेपुटेशन 1906 में, वो उसने लॉर्ड मिंटो पे कॉल करके सेपरेट इलेक्ट्रेट का मुतालबा किया था कि मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए, क्योंकि वो एक अलग कौम है।
तो और उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया लॉर्ड मिंटो ने। 1909 में वो हक तस्लीम करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया था, उसके अंदर वो हक दे दिया गया था। और उसके बाद फिर देख लीजिए पाकिस्तान की तरफ एक स्ट्रगल शुरू हुई, जो कायदे आजम ने, जब ये रास्ता हमवार हो गया तो कायदे आजम ने फिर वो पाकिस्तान हमें लेकर दिया। अब ये है कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी का विजन था कायदे आजम का, वो बड़े वाजे था, क्लियर था। उन्होंने कहा था कि पीस विद ऑल, एनमिटी विद नन। एक तो ये था पीस विद ऑल, कि दुनिया में सबके साथ हमने अमन रखना है और दुश्मनी हमने किसी के साथ नहीं करनी। मकसद इसका ये था कि हमने किसी के साथ जंगे नहीं लड़नी है। ठीक है जी। कायदे आजम ने बिल्कुल कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की इतनी जंगें होंगी, मैं बता दूं। और नतीजा यह निकला कि आजादी के फौरन बाद जब कायदे आजम, तो जिस किस्म के हुक्मरान बाकी वो देख रहे थे, सियासतदान सियासी होराइजन पर जिस किस्म के लोगों को देखा, तो कायदे आजम तो बेचारे टीबी की आखिरी स्टेज पर फौरन पहले साल में पहुंच गए थे। जो कौम की आजादी का पहला साल था, दैट टर्न्ड आउट टू बी कायदे आजम्स लास्ट लाइफ का जो साल वो बन गया, और वो चले गए। और उसके बाद मुल्क उन्हीं लोगों के हाथों में आ गया जिनसे खौफ था कायदे आजम को। हालांकि कायदे आजम ने सियासतदानों को बता दिया था कि तुम लोगों ने एक आजाद असेंबली के जरिए से अपना कायम तरतीब देना, मुरतब करना है, और अपने कायदे कवायद जवाबत जो रिफॉर्म्स हैं वो लानी है। हर हिदायत दे दी थी कायदे आजम ने। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो सियासी हुक्मरान थे, वो 1947 से 1956 तक मुल्क का आइन तक न बना सके। 9 साल, उसमें 8 हुकूमतें आई पाकिस्तान सियासतदानों की, एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, टांगे खींचते रहे। उसमें असल जो सियासतदान थे वो मशरकी पाकिस्तान के लोग सही मानों में सियासतदान थे, और शहीद सोहरावर्दी, तमीजुद्दीन खान और जितने भी सियासतदान मशरकी पाकिस्तान से, वो वाकई सियासतदान थे। जो हमारे सियासतदान थे सिंध और पंजाब से, वो बिल्कुल बेईमानी का एक पैकर थे, बस नमूने थे वो। और उन्होंने आके कायदे आजम को ऐसे ऐसे शौक दिए थे, यानी सदमे दिए थे, कि कायदे आजम को अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में हमेशा फिक्र रहता था। और इस वजह से ही फौज की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया था। लेकिन कायदे आजम हमेशा अयूब खान पर शक करते थे। उन्होंने अयूब खान को कहा भी था कि तुम लोगों का कोई मकसद नहीं कि अपने हल्फ को कभी भी तोड़ो। और उन्होंने, उनको पता था कि इसकी नीयत ठीक नहीं है, तो उन्होंने उसको मशरकी पाकिस्तान भिजवा दिया था और कहा था ये कोई वहां पर वो अपनी वो नहीं पहनेगा, जो होते हैं तमगे शमगे, कुछ नहीं पहनेगा। खैर उनके पास तमगे थे भी नहीं, क्योंकि वो तो जो दूसरी जंग अजीम में जो जंग लड़ी थी, वहां भी उनकी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं था अयूब खान का। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि कायदे आजम की जो फरमुदात थे, वो एक जिसको कहते हैं ना विजनरी चीजें थी। अब बाकी तो फिर हमने एक नई रियासत, आजाद रियासत के तौर पे करना था, और उसके लिए पहले जरूरी ये था कि हम इसको रियासत बनाते। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं, क्या किसी ने तस्लीम करने की तरफ कोशिश की है इसराइल को? प्रेशर था? नहीं, देखें बात यह है कि मैंने जो कायदे आजम का विजन है वो तो आपको ब्रॉडर तो बता दिया है कि अमन की बात थी। दूसरा जो एक जो मशवरा था, कायदे आजम ने एक हिदायत छोड़ी थी कि हमने जो अरब लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, उनकी जो कॉजेज हैं उनकी हमेशा हिमायत करनी है। ठीक है जी। और फलस्तीन के बारे में उन्होंने बाकायदा, चूंकि 48 में अभी कायदे आजम हयात थे जब इसराइल को बरतानिया और फ्रांस और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशंस में लाकर बिठा दिया था फलस्तीनियों की मर्जी के खिलाफ। और उस वक्त जो था ना, फलस्तीन के खिलाफ एक बाकायदा कार्रवाई की गई थी। तो कायदे आजम ने यही कहा था कि हमने इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करना। लेकिन ये उस वक्त कहा था जिस वक्त अभी इसराइल को रिकग्नाइज दुनिया में नहीं किया जा रहा था। वो 48 की बात है। लेकिन बाई 1951 इसराइल बाकायदा दुनिया ने तस्लीम कर लिया था, और वो यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बन गया था। तो उस किस्म के जो वाकयात हो जाते हैं, उसके बाद कोई आप उस किसी जगह मुंजमद नहीं रह सकते। हमने जाहिर है कि नए वाकयात के हिसाब से अपनी पॉलिसियों को अडेप्ट करना था। लेकिन एक चीज है
कि हमारी पॉलिसी का कांस्टेंट एक ये था कि हमने मुसलमानों की जो कॉजेज हैं उस पर कभी समझौता नहीं करना। हमने मुसलमानों के दरमियान अगर लड़ाइयां हो रही हैं, किसी के साथ साइड नहीं लेनी, एक की खिलाफ दूसरे के लिए। तो इस तरह की चीजें कायदे आजम ने बड़ी क्लियर कर दी थी। और फिर ये भी कह दिया था कि भी जंगें नहीं हमने लड़नी है, हमने इस मुल्क को एक खुशहाल मुल्क बनाना है, जमहूरी मुल्क बनाना है, जिसमें फौज अपना रोल एक सिर्फ सिक्योरिटी तक कर रखेगी, वो सियासत में अपने आप को कभी भी इन्वॉल्व नहीं होने देगी। तो ये बातें तो अब जिस हद तक हमने अमल किया, हम तो पहले दिन से ही कायदे आजम की बातों को न सिर्फ सेटिसाइड कर रहे हैं, बल्कि उनको रौंदते रहे हैं। हमने पाकिस्तान जो जना ने हमें दिया था, उसको 24 सालों बाद तो हमने गंवा दिया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं, उनको हम ये नहीं सोच सकते कि इसराइल पर उन्होंने जो सोचा था तो उसमें कोई। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने शायद पहले भी बात की है, कि इसराइल की रिकग्निशन का मसला बहुत अहमियत का हामिल है। और ये मौजूदा हुक्मरान जो है, ये जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, इनका तो कोई हक बनता ही नहीं कि ये इस पे बात भी करे। ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इसका कोई हक नहीं बनता कि ये इसराइल की रिकग्निशन की आज बात करे और ये कहे कि जी कायदे आजम का वो नहीं है, पत्थर पे लकीर नहीं होते। अरे भाई, तुम कौन हो? तुम तो आई 8-9 महीनों के लिए आए हो, सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए आए हो। तुमने कायदे आजम की वो कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो तुम। ये इस किस्म के हुक्मरान हैं जिन्होंने पहले मुल्क को सत्यानाश कर दिया है। आज वो मुल्क रहा नहीं है जो कायदे आजम ने हमारे लिए छोड़ा था। मैं ये कहना चाहता हूं, ये आप बात ज्यादा इसराइल के बारे में इस वजह से ये ना सोचें कि इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता, लेकिन वो समझौता एक मुंतखब हुकूमत कर सकती है जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। अब जिस तरह मसलन मुशर्रफ, में एक चीज बता रहा हूं कि मुशर्रफ जब था, तो उसने जब बाकायदा असेंबली वालों, ये क्या है, अदालतों ने उसको रेगुलराइज लेजिटिमाइज कर दिया था। हमारे यहाँ बदकिस्मती तो यही है ना कि अदालतें जो हैं वो डिक्टेटरों को भी लेजिटिमाइज कर देती हैं। बिल्कुल जिस तरह जस्टिस मुनीर ने उस वक्त गुलाम मोहम्मद की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को तोड़ना था, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत लेजिटिमाइज कर दिया था। तो इस लिहाज से ये जो इसराइल की रिकग्निशन है, ये ऐसा हमने अपना पक्का कांस्टेंट रखा हुआ है कि पासपोर्ट तक में इसराइल का नाम नहीं है। कोई बंदा पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल नहीं जा सकता, उसको पासपोर्ट में दर्ज नहीं मिलेगा। तो ये हमारी पॉलिसी है ना एक, और एक कांस्टेंट है जो आज तक किसी मुंतखब हुकूमत ने नहीं फैसला किया। तो ये आज के लौंडे आके बैठ गए हैं जो अपने आप को समझते हैं कि हम निगरान हैं। अरे भाई, तुम सिर्फ इलेक्शन कराओ और जाओ, दफा हो जाओ, तुम्हारा काम ही इतना है सिर्फ। सर क्विकली बताइएगा, इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान के ऊपर प्रेशर था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से? देखिए, कोई ऐसा नहीं था, मैं नहीं समझता कोई प्रेशर था, बिल्कुल नहीं था। और मैं जब था, मतलब मैं आपको अपने वक्त का बात बता सकता हूँ, मुझे अब इमरान खान का नहीं पता। मैं जिस वक्त था, जब फॉरेन सेक्रेटरी था, तो उस वक्त पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत बन गया था, मैं आपको बताऊं। और उसके बाद मैं फिर जब सफीर बन के यूनाइटेड नेशंस गया, तो मुशर्रफ वहां आए और हमने एक ग्रुप ऑफ 77 की समिट थी हवाना में होनी, तो इकट्ठे जा रहे थे। तो मैंने मुशर्रफ से बात की कि भाई ऐसा है कि, और उस वक्त यानी जब मैं था यूनाइटेड नेशंस में, तो इसराइल ने पाकिस्तान की हिमायत की थी यूनाइटेड नेशंस की सलामती काउंसिल में मुंतखब होने के लिए। उसकी एक अलग कहानी है। तो लेकिन मैंने मुशर्रफ को कहा था कि हमें रिकग्निशन नहीं करनी इसराइल की, हम खुद अपने आप को एक प्रैक्टिकल एडजस्टमेंट करते थे दुनिया के साथ। और ये था कि यासर अरफात वहां होगा, उससे आप मिलें और उससे बात करें कि हम एक ट्रेड ऑफिस खोलते हैं वेस्ट बैंक में। ठीक है जी, जो उनका है वेस्ट बैंक, जहां पे फलस्तीनियों की रियासत थी। तो मुशर्रफ ने बात की उससे, तो यासर अरफात बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। कहने लगा कि देखो, मुझे सारे अरब छोड़ते जा रहे हैं, अगर पाकिस्तान भी छोड़ गया तो फिर मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। तो ये मैंने वाकया इस तरह से बताया है कि इसराइल के बारे में हमें बराबर, और वो सिर्फ हमें से मतलब ये है, वो हुकूमत जो अवाम की तर्जमानी करती हो। ये हुकूमत बिल्कुल अवाम की तर्जमानी नहीं करती। ये तो पता नहीं किसने बना दी है
ये मेरी कोई पार्लियामेंट ने तो नहीं ना ये मुंतखब की थी हुकूमत। ये निगरान जो हैं ये गंवार ला के बिठा दिए हैं, जिनको पता ही नहीं है कि हमारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के या हमारे बड़े मफादात क्या हैं। ये बैठ के तकरीरें करते हैं कि जी ये कायदे आजम की पत्थर पे लकीर नहीं होती। इनको किसने हक दिया है इस किस्म की बातें करने का? सर, मौजूदा हालात के हवाले से क्या राय है आपकी? सियासी तौर पर जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, सबसे बड़ी पार्टी के साथ जो देखें, देखिए मैं चीज अब मैं बताता हूं कि ये जो हमास का एक्शन हुआ है 7 अक्टूबर को, जी, देखें वो क्यों हुआ है। अगरचे 2017 में ट्रंप ने अपनी अमेरिका की पॉलिसी ये थी कि उन्होंने वेस्ट बैंक को इसराइल का हिस्सा तस्लीम कर लिया जी, और अपनी एम्बेसी जो है वो वहां से जेरूसलम से निकाल के कहीं इधर वेस्ट बैंक में कहीं रखती है। तो मकसद था अमेरिका ने शह दे दी थी 2017 में उस वक्त इसको इसराइल को। लेकिन इसराइल ने उस पर एक्शन नहीं लिया क्योंकि इन सालों में जो अरब शहजादे हैं ये पींगे पढ़ा रहे थे इसराइल के साथ, तो इसराइल ने एक्शन नहीं लिया। अब जब वो पींगे सब ने रिलेशंस इसराइल के साथ बना लिए, सऊदी अरब के ताल्लुकात से पहले हमास ने एक्ट किया है। ये हाँ, हमास की कार्रवाई बुनियादी तौर पर सऊदियों को रोकने के लिए थी और उनको अरबों को बताने के लिए थी कि देखो तुम लोगों ने हमें छोड़ दिया है मगर हम इसराइल की ऐसी की तैसी करने के काबिल हैं। ये जितना मर्जी ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है जाके इसराइल में जाके वैसे भी थूक चाट रहा है तो फिर भी हम नहीं रिकॉग्नाइज करेंगे, मैं बता दूं आपको। सर, अब पाकिस्तान की तरह मौजूदा सियासी हालात पर बात करते हैं। इमरान खान साइफर का केस सबसे जो सख्त केस है इमरान खान के ऊपर, सजाए मौत भी हो सकती है उस केस में इमरान खान पर कि मुल्की राज बेचा है। कहा गया कि आपने हलफ की जो है खिलाफ वर्जी की है। अब साइफर का केस इमरान खान पर लगता है मौजूदा हालात में। देखिए ये तो सारा मजाक है, सब कुछ मजाक हो रहा है, विक्टिमाइजेशन है। और ये मुझे बिल्कुल 1971 की याद दिला रही है ये सारे वाकया। उस वक्त एक सियासतदान भुट्टो और दूसरा जर्नैल जनरल याहिया, दोनों ने मिलकर एक ढाका में 75 मिलियन लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया। ब्लू स्टार ऑपरेशन थी और वो एक मिलिट्री एक्शन था लोगों के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ, क्योंकि मुजीबुर रहमान को इलेक्शन में मेजॉरिटी मिल गई थी, भुट्टो को नहीं मिली थी। और भुट्टो ने अपने लोगों को कह दिया था कि तुमने उधर नहीं जाना। भुट्टो वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ पावर टू मुजीब। बिल्कुल वही चीज है। उस वक्त इलेक्शन के बाद वो एक्शन हुआ, इस दफा इलेक्शन से पहले वो वही एग्जैक्टली वही चीज हुई है। जिस तरह उस वक्त मुजीब को बगावत के केस में, अगरतला केस में यहाँ वहां जेल में डाल दिया गया था पाकिस्तान में, बिल्कुल उसी तरह ये जो बंदा है इमरान खान, इसको जेल में डाल दिया गया है। ये वही ड्रामा चल रहा है। उस वक्त आधा पाकिस्तान गया था और आज रहा सा पाकिस्तान जो है वो भी बिल्कुल जाने वाला है। मैं बता दूं, अगर ये जल्दी से रिवर्स नहीं होता, क्योंकि अगर ये उसी तरह जिना का नाम लेकर ये एक्सप्लॉइट किया जाए, जिना के नाम पर लोगों पर ज्यादतियां की जाएं, औरतों को बंद किया जाए, लोगों को जेलों में डाल दिया जाए और किसी एक पार्टी को बाहर कर दिया जाए, ये कभी हुआ नहीं है। ढाइयों से इस मुल्क को तबाह किया है और आज फिर हमारी जो इक़्तिदार में जो ताकतवर लोग हैं वो आज फिर इनको खींचकर मुसल्लत कर रहे हैं हमारे ऊपर, बिल्कुल उस तरह जिस तरह मशरकी पाकिस्तान के लिए उस वक्त भुट्टो को मुसल्लत किया जा रहा था। तो ये वही बिल्कुल सिमिलैरिटी वही है। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जो लोग इस मुल्क की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने के जिम्मेदार हैं, जिन्होंने इस मुल्क को जिंदा, खुद मुख्तार और खुददार रखना है, उन्होंने ये सारे इस किस्म के तमाशे पैदा किए हुए हैं कि आज तक हमें सुकून नहीं मिल सका इस मुल्क को। यानी दुनिया में शायद कोई ही मुल्क हो जितनी दहशत गर्दी का सामना जितना हमें हुआ है। यानी मुशर्रफ के जमाने में मैं आपको कहूं कि जो जंग अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़नी थी, तो वो जंग मुशर्रफ खींच कर पाकिस्तान ले आया। और उस वक्त ये था कि हमारा जो एक हवाई अड्डा था शमसी एयरबेस बलूचिस्तान में, वो नवाज शरीफ के दौर में उस अड्डे को शेख जायद यूएई का जो रूलर था उसको तोहफतन दिया गया था कि वो शिकार के लिए आते थे।
उन्होंने इतना वो शमसी एयरबेस डेवलप कर लिया था कि अमेरिकनों को जब 9/11 के बाद कार्रवाई अफगानिस्तान में करनी थी, तो उन्होंने वो अड्डा फिर इस्तेमाल करके सारे ड्रोन अटैक्स जो हमारे वजीरिस्तान में हमारे कबायली लोगों को मारने के लिए ड्रोन अटैक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो वो इस एयरबेस से चल रहे थे। वो फिर 2011 में हमने वापस लिया उनसे वो हवाई अड्डा, जो कि तोहफतन दिया था इन हमारे हुक्मरानों ने, जो उन शहजादों से, गल्फ के शहजादों से बेतहाशा गाड़ियां और घड़ियां और पता नहीं क्या क्या तोहफे लेते थे। और हालांकि ये रूल जो है हमारे, देखिए ना, ये जो तोशा खाना का केस कह रहे हैं आप, अरे भाई रूल्स इन लोगों के बनाए हुए थे। बल्कि पहले तो 97 तक तो कोई कीमत भी नहीं देते थे ये लोग, इनके घरों पर डिलीवर हो जाते थे तोहफे वहां से, रहीमिया खां से, और जहां भी ये लैंड करते थे शहजादे, तो कंटेनर आते थे जो इनके घरों में चले जाते थे। मुझे याद है 97 में हमने कहा, उनके कैबिनेट सेक्रेटरी और मैंने नवाज शरीफ से कहा कि रूल बनना चाहिए, तो वो रूल में आया, तो इन्होंने कहा सिर्फ 25,000 रुपया देंगे हम, 25% देंगे, यानी कीमत जो जो भी मुकर्रर होगी उसका 25% दे के कैश वो कर लेंगे। तो वो इमरान ने जब अभी जब उस आया था इक़्तिदार में, तो उसने 25 की बजाय 50% कर दिया था। और उसके तहत जो उसको तोहफा मिला, वो उसने उस तोहफे को बेचकर वो अपने बनी गला में सड़क बनाई, जो कि अमूमन हुकूमत के खर्चे पर बननी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इनके दूसरों के दूसरी फैमिलियों के घरों के बाहर हर चीज हुकूमती खर्चों पे बनती थी। तो खैर उसने वो सड़क बनवाई, और ये कहते हैं कि जी उसने क्यों बेची वो। देखें, रूल ये हैं, लॉ देख लें, और मुझे बड़ा अफसोस है कि अदालतें भी ये बातें नहीं समझ सकती कि रूल्स के तहत जो तोहफा आपको बाय नेम मिला है, वो तोहफा आपकी मलकियत हो जाता है अगर आपने वो पाकिस्तानी कानून के तहत वो उसकी जो कीमत है दे दी, अदा कर दी है। उसके बाद वो तोहफा आप छप्पड़ में फेंक दें, अपने किसी रिश्तेदार को दे दें, दोस्त को दे दें, गिफ्ट कर दें, या आप बेच दें, इट इज इंटायरली योर प्रॉपर्टी, कोई उसमें नहीं है। वो ये कहते हैं जी उस पे खाना काबा की तस्वीर थी, अरे भी खाना काबा के तो जानमाज जो हैं वो सड़कों पे फिरते हैं सारे, तो वो कोई चीज खाना काबा की जो तस्वीर वाली चीज है वो बिक नहीं सकती है? क्यों नहीं बिक सकती? मैं यही कह रहा हूं ना, ये आप कह रहे हैं ना जो कुछ हो रहा है, ये विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये बिल्कुल जिस तरह मुजीबुर रहमान को उस वक्त तंग किया गया था, विक्टिमाइजेशन अयूब ने की थी, उसी तरह ये अब हो रही है। बस सारी बात ये है, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। और मुल्क आधा तो उस वक्त चला गया 24 साल के अंदर अंदर, अब बाकी सालों में दूसरा जो है वो भी, सच्ची बात पूछें तो ये पंजाब और सिंध के लोग तो मुझे ये लगते ही नहीं कि ये कोई नेशन है। इनमें तो नेशनहुड का कहीं जज्बा ही नहीं है, दोनों स्लेव्स हैं, गुलाम हैं। ये हर उस आने वाले के गुलाम हो जाते थे जो चाहे सेंट्रल एशिया से आ रहा था या अरब से आ रहे थे, उधर से आते थे तो ये गुलाम हो जाते थे। सिर्फ कौमें जो हैं वो दो ही हैं इस मुल्क में, एक पख्तून और दूसरे बलोच। वो है बिल्कुल अफगानों की तरह, और आज तक दुनिया में किसी ताकत ने ना पठान अफगानों को, ना पख्तूनों को, ना बलोचों को कॉलोनाइज नहीं किया। यानी जितना अरसा अंग्रेज रहे वो मिलिट्री कैंपेन्स कर रहे थे अफगानिस्तान में भी और बलूचिस्तान में भी। इसी वजह से इन दोनों हमारे सूबों में कोई सियासी प्रोसेस नहीं हुआ अंग्रेजों के रूल के तहत, मिलिट्री कार्रवाई होती थी। और पंजाब का ये है कि हमारे फौजी अंग्रेज भर्ती करते थे, इन्होंने दूसरी जंग अजीम में भी हमारे लोगों को इस्तेमाल किया, और जितनी अफगानिस्तान पे हमले हुए सारे पंजाबी सिपाही लेके जाते थे, उनको मरवाते थे और अपने कब्जा करते थे, अपनी सल्तनत बढ़ा रहे थे। वो सर मलका विक्टोरिया का जो एक बन गया था बहुत बड़ा ब्रिटिश इंडिया, तो वो पंजाबियों को मरवा के, इन्हीं पंजाबियों को उन्होंने 1857 में दिल्ली ले जाके मुसलमानों को, मुगलों की सल्तनत को मरवाया। ये यहाँ के पंजाबी थे जो अंग्रेजों के सिपाही बनकर इन्होंने मुसलमानों को कत्लेआम किया दिल्ली के जाके। ये हमारी हिस्ट्री है। मुल्क को पाकिस्तानी है, हम सबको मुल्क के लिए काम करना है। सर आखिर में बस ये बता दें, विक्टिमाइज क्यों किया जा रहा है इमरान खान को? वो तो ये कहता है कि मैं खुद मुख्तारी की बात करता हूँ, आज़ाद ख्वाजा पॉलिसी की बात करता हूँ, मैं अड्डे ना देने की बात करता हूँ, ये इसलिए ये लोग मुझे इस तरह विक्टिमाइज कर रहे हैं। और देखिए, मैं मेरी बात सुने, मैं जानता हूं कि उसकी जो 2-3 साल जितने भी थे हुकूमत के, मैं सियासतदानों के साथ कभी राब्ता नहीं रखता, मैं कभी इमरान को नहीं मिला, मैं आपको बता दूं।
स्वाय ये जब इसके प्राइम मिनिस्ट्री से उतरने के बाद वो भी इसकी तरफ से मुझे पैगाम आया था, इसने शाम कुरैशी ने, कि वो मिलना चाहता है। मैंने कहा मैं किसी के घर नहीं जाता, बिल्कुल किसी शासना, सो आई रिफ्यूज। मगर उन्होंने कहा कि जूम पे बात कर लें, तो फिर मैंने जूम पे बात की। तो मैंने बल्कि फिर उस पर अपनी शिकायतें की, क्योंकि जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो मैं पाकिस्तानी मीडिया में कहा करता था कि ही इज सराउंडेड बाय वल्चर्स। और देखिए मैंने उस वक्त 2018, 19, 20 में बराबर ये कहा करता था कि इसके साथ जितने सियासी लोग हैं वो वल्चर्स हैं, और वो वल्चर साबित हो गए। जब ये मुसीबत में पड़ा, जिस तरीके से वो गायब हुए हैं, वो साबित हो गया कि वो वाकई वल्चर थे, अपने अपने फायदे के लिए, मुफाद के लिए आए थे। तो बाकी रहा, मैं जिस हद तक मैंने जब इससे शिकायतें की तो इसने अपना मौकफ दिया कि बाजवा ने मुझे ये कहा, वो किया, ये सब तफसील डिटेल दूसरी बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मेरे लिए इमरान खान एक सियासतदान नहीं रहा, क्योंकि मैं इस सोच, जो ये सोच की तर्जुमानी करता था, इस सोच का गुज़श्ता 70 साल से मुंतजर था। और मैं कहा करता था, जब मुशर्रफ के दिनों में मैं उसके खिलाफ बातें करता था तो लोग मुझसे पूछते थे कि शमशाद साहब वो कौन है जो आके ये सब बातें जो आप कह रहे हैं। मैंने कहा था कोई पागल आदमी आएगा। ये 1900 यानी मुशर्रफ के वक्त, जिस वक्त हमारे वकीलों की एक मूवमेंट शुरू हुई थी, मैं उसका बड़ा एक्टिव मेंबर था। तो मैं उस वक्त कहा करता था, या लाहौर में जो तकरीरें में करता था, तो जब 2018 में ये आ गया था तो उस वक्त भी मैंने देख लिया था हालात। मैंने उस वक्त भी यहाँ अलहमरा में एक मीटिंग हुई थी, उसमें प्रेसिडेंट आरफ अलवी थे और कई लोग थे सियासतदान। तो मैंने कहा था कि ये, मैंने इसी कमरे में ये बात कही थी कि ये कोई पागल आदमी आएगा, और वो आ गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये कौम जो है ये इसके लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये कौम में वो चीज़ ही नहीं है जो 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 जिस किस्म की कौम का ये लीडर बन सकता है। तो जिस तरह माओ जेतुंग एक चाइनीज कौम का लीडर बना था, वो फिनोमिनन था। माओ जेतुंग एक पर्सनैलिटी नहीं था, एक फर्द नहीं था। उसी तरह ये भी एक फर्द नहीं था मेरे लिए। ही इज ए फिनोमिनन। आज भी मैं उसको एक फिनोमिनन समझता हूं, क्योंकि वो एक सोच रिप्रेजेंट करता है, एक माइंडसेट रिप्रेजेंट करता है, एक विजन रिप्रेजेंट करता है। और वो विजन है, ये वो सोच है जिसकी अक्कासी, जिसकी निशानदही हमारे अल्लामा इकबाल ने की थी, और जिसकी तर्जुमानी हमारे कायद ने की थी। मैं उस सोच की हमेशा इंतजार में था, और ये सोच आ गई थी। बदकिस्मती ये है कि चूंकि फौज ने इसको सारी टीम बना कर दी थी जब ये प्राइम मिनिस्टर था, तो उसमें वो लोग दिए थे जो वल्चर्स थे। उसमें कोई भी बंदा ऐसा नहीं था जो उसको उस सोच के मुताबिक तब्दीलियां लाने के लिए मदद करता। ये जो एक आदमी होता है ना, जो फिनोमिनन, वो खुद नहीं फैसले फिर करता, टमाटरों की या गोश्त की कीमतें मुकर्रर करता। वो जो होता है वो कौम को एक रास्ता दिखाता है। ये रास्ता दिखाने वाला फिनोमिनन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और उसके साथ जो अवाम आएंगे ना, असल वो हैं उसके फॉलोअर्स। ये जो गिद्ध थे ना, ये जो जिनको सियासतदान कहते हैं, मैं समझता हूं पाकिस्तान के सारे मसाइल की जड़ हमारे सियासतदान है। ये दो फैमिलीज तो बिलखसूस मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं कि इन्होंने हमें आज यहां पहुंचाया जहां हम आज खड़े हैं। लेकिन इन्हीं सियासतदानों ने मुल्क के पहले 9 सालों में आपस में लड़ाइयां करके पहले मशरकी पाकिस्तान को नाराज किया, उनके सियासतदानों को नाराज किया, और उसके बाद आधा मुल्क जाया करवा दिया भुट्टो ने। और उसके बाद भी कभी भी इन्होंने कोई भी काम की बात नहीं, यानी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था भुट्टो, वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद वो पाकिस्तान की तारीख का वर्स्ट डिक्टेटर था। डिक्टेटर इस तरह कि उसने एक तो पाकिस्तान को वो नेशनलाइजेशन क्या था वो किया था, तालीमी इदारे, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी, हर चीज को नेशनलाइज कर दिया, मुल्क का फ्यूचर तबाह किया। उसके अलावा उसने आईएसआई में एक सियासी विंग पैदा किया। फिर उसने सियासत में मजहब को इंडक्ट कर दिया, डायमेंशन रिलीजियस, और यानी जुमे की छुट्टी करना,
और फिरकों को नामुस्लिम करार दे देना, यानी वो जो चीजें सियासत में नहीं होती वो लेकर आया सिर्फ अपने मुफादात की खातर, और दलाई कैंप खोला उसने अपने ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज ये अडयाला जेल को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जमाने में ये दलाई कैंप इस्तेमाल होती थी, अपने उसके जो ओपोनेंट्स होते थे उनको वो वहां टॉर्चर करता था। तो ये हमारे सियासतदानों का कमाल है। तो इसी वजह से इसके बाद फिर इसने रास्ता भुट्टो ने किया, एक फौजी डिक्टेटर फिर आ गया, और फिर तारीख आपके सामने नजर आ रही है कि यके बाद दीगरे फिर फौजी डिक्टेटर आते रहे। इसके बाद फिर मुशर्रफ आया, मुशर्रफ ने हमें वैसे भी हर किस्म का नेगेटिव टाइटल हमें पाकिस्तान को मिला, मोस्ट अनसेफ कंट्री, मोस्ट करप्ट कंट्री, मोस्ट इनसिक्योर कंट्री इन द वर्ल्ड, इस किस्म की उस वक्त हमें लुग़तें मिली। और फिर वो बेचारी बेनज़ीर भुट्टो आई, वो अमरीकनों ने कोई उसके साथ बातचीत करके उसको एक डील करके उसको भेजा था कि उसको हम मुशर्रफ के कंधों पर बिठाकर एक हंसता खेलता चेहरा दुनिया को दिखा देंगे तो वो मुशर्रफ भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। लेकिन जब वो पाकिस्तान आई तो थी बुनियादी तौर पर अमरीकनों के उस डील के तहत, लेकिन जब उसने यहाँ एक अदलिया की वो मूवमेंट चल रही थी तो उसने आते ही देखा कि यहाँ तो गो मुशर्रफ गो हो रहा है, तो उसने भी नारा लगा दिया, गो मुशर्रफ गो। तो ये इस किस्म के वाकयात हैं जो हमारे मुल्क में बराबर हो रहे हैं। आज भी हम 75 साल हो गए हमें, हम अभी भी ना हमें सुकून है, ना कौम को सुकून है। लोग जिस तरीके से अंदर बंद किए जाते हैं, जिस तरह उन पकड़ धकड़ हो रही है। हम आज तक ये सोचा करते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन कश्मीर ने तो क्या पाकिस्तान बनना था, पाकिस्तान कश्मीर बन गया है, पाकिस्तान कश्मीर से बदतर बन गया है। बस सर शमशाद साहब, वी होप के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का सोचें, तमाम इक़्तिदार में रहने वाले पाकिस्तान का सोचें। सर थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में siyaset.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। siyaset.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।